आज मैं बहुत खुश हूँ महारानी। आज हमारा पुत्र हुआ है। फिर जैसे ही महाराज अपने बेटे की ओर देखते हैं, उन्हें मालूम चलता है कि उनके बेटे की आंखें नहीं हैं। यह क्या महारानी, हमारे पुत्र की आंखें नहीं हैं। इससे बड़ी शर्मिंदगी की और क्या बात हो सकती है। पूरे राज्य में हमारा मजाक बनाया जाएगा। लेकिन महाराज, अब हम क्या कर सकते हैं? यह भगवान की मर्जी थी। रात में महाराज एक दासी को बुलाकर कहते, यह लो हमारा पुत्र और इसे जाकर किसी जंगल में दूर दफन कर आओ। लेकिन हाँ, याद रखना, इस बात की खबर न बाकी लोगों को और ना ही महारानी को पता चलनी चाहिए। जी बिल्कुल महाराज, आप जैसा कहे, मैं जाकर इसे कहीं दूर दफन कराऊंगी। महाराज से इतना कहकर वो दासी एक जंगल में चली जाती है और जाकर मिट्टी खोदने लगती है ताकि वह राजकुमार को दफन कर पाए। यह कहानी केशवगढ़ राज्य की है, जहाँ राजा विजय सिंह राज्य किया करते थे। उनके राजमहल में सुमित्रा नाम की दासी काम किया करती थी, जिन पे महाराज को काफी भरोसा था। एक दिन जब सुमित्रा राजमहल के लिए निकल रही थी, तब वह अपने बेटे से कहती, इतने बड़े हो गए हो, यह नहीं कि कहीं काम ढूंढाओ। कब तक मैं तुम्हें खिलाऊंगी। अब तो तुम्हें मुझे कमा कर खिलाना चाहिए था, लेकिन मेरे ऐसे भाग्य कहाँ। अरे माँ, इसमें भाग्य को क्यों दोष दे रही हो। अभी मेरी इतनी उम्र ही कहाँ कि मैं कमाने जाऊं। और हाँ, कमाऊंगा ना, जब तुम कमाने के योग्य नहीं रहोगी। अभी मुझे आराम अपने बेटे से इतना कहकर सुमित्रा राजमहल चली जाती है। राजमहल पहुंचते ही महाराज सुमित्रा से कहते, सुमित्रा, तुम्हें आने में इतनी देरी क्यों हो गई। मैंने तुम्हें कल ही समझाया था कि आज तुम्हें थोड़ा जल्दी आना होगा। महाराज, मैंने जानबूझकर देरी नहीं की, लेकिन मुझे पहले अपने घर और बेटी को देखना होता है और फिर मैं राजमहल आती हूँ। इन्हीं सब चक्करों में थोड़ी देर हो गई। अच्छा ठीक है, जाओ महारानी के कक्ष में जाओ। काफी देर से महारानी के पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है महाराज, अभी जाती हूँ। महाराज से इतना कहकर सुमित्रा रानी के कक्ष की ओर जाती है। वो कक्ष के पास पहुंचते ही उसे बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। वह जल्दी से महारानी के कक्ष के अंदर जाती है और देखती है कि महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। बधाई हो महारानी, बधाई हो। आपने इस राज्य के राजकुमार को जन्म दे ही दिया। हाँ सुमित्रा, आखिरकार मेरा बेटा इस दुनिया में आ ही गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा मेरे जान से भी बढ़कर है। महारानी, मैं यह खबर जाके तुरंत महाराज को देकर आती हूँ। फिर सुमित्रा यह खबर देने के लिए महाराज के पास जाती है और उनसे कहती, बधाई हो महाराज, आखिरकार इस राज्य का उत्तराधिकारी आ ही गया। क्या तुम सच कह रही हो? क्या हमारा पुत्र हुआ है? हाँ महाराज, आपका पुत्र हुआ है। फिर महाराज महारानी के कक्ष में जाते हैं और महारानी से कहते, आज मैं बहुत खुश हूँ महारानी, बहुत। आखिरकार मुझे पुत्र हो ही गया। लाइए, दीजिए मेरे पुत्र को। फिर महाराज जैसे ही अपने बेटी की तरफ देखते हैं, उन्हें मालूम चलता है कि उनके पुत्र की आंखें नहीं हैं। यह देखकर वो महारानी से कहते, यह क्या महारानी, हमारे बेटे की आंखें नहीं हैं। अरे, इससे बड़ी शर्मिंदगी की और क्या बात हो सकती है। पूरे राज्य में लोग मेरा मजाक बनाएंगे। आसपास के राजाओं को मैं क्या जवाब दूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी के पास आंखें नहीं हैं। महाराज, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? यह तो भगवान की मर्जी है ना। महारानी की बातों को सुनकर महाराज वहां से चले जाते हैं और फिर काफी देर तक अकेले रहते। रात में वह सुमित्रा दासी को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते, सुनो सुमित्रा, जैसा कि तुम मेरे यहाँ पर 20 साल से काम कर रही हो, इसीलिए मैं राजमहल में सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर करता हूँ और इसीलिए मैं यह काम भी तुम्हें सौंप रहा हूँ। लेकिन महाराज, कैसा काम? सुमित्रा देखो, मैं नहीं चाहता कि आसपास के राज्य में मेरा सर शर्मिंदगी से झुक जाए कि महाराज का उत्तराधिकारी
देख नहीं सकता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पुत्र को जंगल में दूर कहीं दफन कर आओ, ताकि किसी को भी मालूम ना चले कि मेरा कोई पुत्र भी हुआ था। लेकिन हाँ, याद रखना, यह बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे तक ही रहनी चाहिए। यह खबर महारानी तक भी नहीं जानी चाहिए। लेकिन महाराज, यह तो आपका अपना बेटा है। भला आप इस नन्ही सी जान के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों कर रहे हैं? मैंने जैसा कहा है तुम वैसा करो, बाकी तुम मुझसे और कोई प्रश्न मत पूछो। महाराज के कहने के बाद सुमित्रा अपने हाथ में राजकुमार को लिए जंगल की ओर चली जाती है। काफी दूर चलने के बाद वह जंगल में जाकर मिट्टी खोदने लगती है और फिर बच्चे की ओर देखकर वह कहती, इतनी नन्ही सी जान है, महाराज भला इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों कर रहे हैं? मुझसे नहीं होगा। भला मैं इसे मिट्टी के अंदर कैसे दफन कर दूं? इसकी तो दम घुट जाएगी और फिर मैं ऊपर भगवान को क्या जवाब दूंगी कि मैंने इतनी छोटी सी जान की जान ले ली। काफी कोशिश करने के बाद भी सुमित्रा से बच्चे को मिट्टी के अंदर दफन ना किया गया। उसके बाद वह बच्चे को हाथ में लेकर अपने घर पहुंच जाती है। तभी सुमित्रा का बेटा कमलेश उससे कहता, अरे माँ, आज आने में इतनी देरी हो गई। और यह बच्चा किसका है? क्या तुम अब बच्चे चुराने लगी हो? मुझे तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं करना है। और हाँ, अगर मैं तुम्हें बता भी दूंगी तो मुझे तुम पर भरोसा नहीं कि तुम यह बात सिर्फ अपने तक रखो। अरे माँ, लेकिन कुछ तो बताओ, यह है किसका बच्चा और भला कहाँ से आया? देखो, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली। और हाँ, हम इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं। क्या? इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं? तुम ये क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें समझने की आवश्यकता भी नहीं है। और हाँ, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, नहीं तो तुम यहाँ पर रहकर अपने खाने पीने का खुद से व्यवस्था कर लेना। फिर कमलेश अपने मन में सोचता, मुझे क्या पड़ी है कि यह किसका बच्चा है? लेकिन हाँ, अगर मैं इसी गांव में रुक गया तो मुझे खुद से कमा कर खाना होगा, जो मुझसे होगा नहीं। इससे अच्छा है माँ जैसा कहती है मैं वैसा करता हूँ और उनके साथ दूसरे गांव चला जाता हूँ। तभी सुमित्रा अपने बेटे और राजकुमार को लेकर बगल के गांव में चली जाती है और वहां जाकर कई घरों में काम ढूंढकर काम करने लगती है। देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए। सुमित्रा अब और भी मन लगाकर काम करती और अपने दोनों बेटे का ध्यान रखती। सुमित्रा ने राजकुमार का नाम धैर्य रखा था। कमलेश हर वक्त धैर्य से काफी जलता था। एक दिन कमलेश सुमित्रा को कहता, माँ देखो, मुझे नहीं पता तुम किसके बच्चे को लेकर आई थी, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ, यह धैर्य दिन पर दिन काफी बिगड़ता जा रहा है। जब देखो कोई ना कोई गांव का आकर इसकी शिकायत कर जाता है। अरे बेटा, वह तुम्हारा छोटा भाई है और बच्चे तो बदमाशी करते ही है। भला इसमें इतने गुस्से होने वाली कौन सी बात है? माँ, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, यह मेरा कोई भी भाई नहीं है। ना जाने तुम किसके बच्चे को अपने साथ लेकर आ गई थी। कमलेश की यह बात धैर्य दूर खड़े होकर सुन लेता है। वह रोते रोते सुमित्रा के पास आता और सुमित्रा से कहता, माँ, क्या तुम मेरी असली माँ नहीं हो? और अगर नहीं हो तो मेरे माता पिता कहाँ हैं? अरे बेटा, इतना रोते क्यों हो? तुम मेरे ही बेटे हो। भैया तो गुस्से में ऐसे कह रहे हैं। तुम उनकी बातों को दिल से मत लगाओ बेटा। धैर्य, तुम माँ की बातों में मत आना। माँ तुमसे झूठ कह रही है। और हाँ, मैंने एक भी बात गुस्से में गलत नहीं कही है। मुझे नहीं मालूम कि एक दिन माँ तुम्हें कहाँ से लेकर आई थी। मैंने कई बार पूछा, लेकिन आज तक माँ ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। यह क्या बोल रहा है कमलेश? तू होश में तो है ना बेटा? भला कोई छोटे से बच्चे के मन में इतना गलत बात कैसे डाल सकता है? माँ, आज तक मैं चुप था, लेकिन अब और चुप नहीं रहूंगा। यह घर मेरा है। तुम हर किसी को मेरे घर में लाकर नहीं पाल सकती हो। घर में खाने की कमी हो रही है, लेकिन तुम्हें किसी और के बच्चे को पालना है, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा।
अरे बेटा कमलेश, जैसे तुम मेरे बेटे हो, धैर्य भी मेरा बेटा है। भला तुम इसके मन में इतना गलत बात क्यों डाल रहे हो? जरा देखो यह कितना रो रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब जो सच है तो सच है, इसे स्वीकारना होगा। कमलेश इतना कहकर वहां से चला जाता है और फिर सुमित्रा धैर्य को मनाने की काफी कोशिश करती, लेकिन धैर्य के मन में अब वो बात बैठ गई थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन जब सुमित्रा काम से लौटी, तब वह देखती है कि धैर्य घर के बाहर अकेले बैठकर रो रहा था। वह धैर्य के पास जाती है और धैर्य से पूछती, अरे बेटा, तुम घर के बाहर अकेले क्यों बैठे हो और तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ, मुझे बताओ। माँ, भैया ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। कहते हैं यह घर सिर्फ उनका है और मेरा वहाँ रहने का कोई भी हक नहीं है। धैर्य की बातों को सुनकर सुमित्रा गुस्सा होकर घर के अंदर जाती है और कमलेश से कहती, तुम होश में तो हो? तुम उतने छोटे से बच्चे को घर के बाहर कैसे निकाल सकते हो? और कौन कहता है कि घर तुम्हारा है? यह घर मेरा है। मैं तुम दोनों को पाल रही हूँ। तुमने आज तक 1 रुपया भी नहीं कमाया है और कहते हो कि घर तुम्हारा है। माँ, इतना मैं जानता हूँ कि माँ बाप की संपत्ति पर उसके बेटे का अधिकार होता है, इसीलिए यह घर मेरा है और धैर्य की इस घर में कोई जगह नहीं है। और अगर आप भी जाना चाहती हैं धैर्य के साथ तो आप जा सकती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं खुद से कमा कर खा लूँगा। भला मैं क्यों घर छोड़ूंगी? अगर कोई जाएगा भी तो तुम जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें कमा कर खिलाती हूँ। मैंने अपने पैसे से ये घर बनाया है। सुमित्रा और कमलेश के बीच काफी देर तक बहस होते रही और इसी बहसा बहसी में कमलेश ने सुमित्रा को जोर से ढकेल दिया और सुमित्रा जमीन पर जाकर गिर गई। उसे काफी जोरों की चोट लगी। वह कमलेश से कहती, बस अब इसी दिन को देखना रह गया था। उठा लिया तुमने अपनी माँ पर हाथ, मिल गया तुम्हें सुकून। रहो, तुम्हें घर चाहिए, तुम्हें संपत्ति चाहिए, तुम सब ले लो। मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहकर सुमित्रा अपने बेटे धैर्य को लेकर वहां से चली जाती है। सुमित्रा निकल तो जाती है, लेकिन रास्ते भर उसके मन में चल रहा था कि वह अपने बेटे को लेकर कहाँ रहेगी। छोटी सी कुटिया थी जिसे कमलेश ने रख लिया। अब उसका और उसके बेटे का गुजारा कैसे होगा? वह रास्ते में जैसे ही आगे बढ़ रही थी, उसकी नज़र एक घायल खरगोश पर पड़ती है। वह खरगोश के पास जाकर देखती है तो उसे मालूम चलता है कि खरगोश काफ़ी जख्मी हालत में घायल है। वह खरगोश को अपने गोद में उठाती और उससे कहती, अरे इस मासूम से जानवर को देखो, कितनी चोट लगी है इसे। मुझे इसकी मलहम पट्टी कर देनी चाहिए, काफ़ी दर्द हो रहा होगा इसे। फिर जैसे ही सुमित्रा उस खरगोश के ऊपर लेप लगा रही थी, तभी खरगोश सुमित्रा से कहता, अरे माँ जी, आप कितनी अच्छी है। खरगोश की बातों को सुनकर सुमित्रा कहती, भला तुम बोल सकते हो? यह कैसा चमत्कार है? माँ जी, मैं तो एक मायावी खरगोश हूँ। मैं तो यहाँ लोगों की प्रतीक्षा ले रहा था। माँ जी, मुझे आपके चेहरे से व्यतीत हो रहा है कि आप काफी चिंता में हैं। क्या आप अपनी चिंता मुझे बता सकती हैं? अरे बेटा, तुम्हें क्या बताऊं, मेरे बेटे ने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने छोटे बेटे को लेकर कहाँ जाऊं। हमारा गुजारा कैसे होगा? सुमित्रा की बातों को सुनकर खरगोश सुमित्रा से कहता, अरे माँ जी, आप इतना चिंता मत करिए। जैसे आपने मेरी सहायता की है, अब मैं आपकी सहायता करूँगा। लेकिन तुम भला मेरी सहायता कैसे करोगे? सुमित्रा ने जैसे ये शब्द कहे, खरगोश ने अपने पलक झपकाए और खरगोश के पलक झपकाते ही सुमित्रा के सामने एक बहुत ही सुंदर सा मकान बनकर तैयार हो चुका था। सुमित्रा उस मकान को देखती है और उससे कहती, शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। उस खरगोश से इतना कहकर सुमित्रा मकान के अंदर चली जाती है। मकान के अंदर पहुंचकर वह देखती, मकान काफी सुंदर था।
उसके अंदर काफी खाने पीने के अनाज की बोरियां भी रखी थी। इससे अब सुमित्रा को खाने पीने की भी अब कोई चिंता लेने की जरूरत। धैर्य और सुमित्रा उस घर में काफी खुशी खुशी रह रहे थे। देखते ही देखते इस मकान की खबर पूरे गांव भर में फैल गई। सभी लोग सुमित्रा के मकान की तारीफ कर रहे थे। यह खबर उसके बेटे कमलेश तक भी पहुंचती है। एक व्यक्ति उसके पास आता और कहता, अरे भाई कमलेश, तुम्हारी माँ ने कितना सुंदर मकान बनाया है। उनकी मकान की टक्कर तो पूरे गांव भर में कोई नहीं कर सकता। आप होश में तो है? आप क्या कह रहे हैं? मेरी माँ ने मकान बनाया है? यह तो संभव ही नहीं है। उनके पास इतने पैसे कहाँ जो वह सुंदर सा मकान बनाए। अरे कमलेश, इसका मतलब तुम्हें मालूम नहीं? अरे जाओ जरा देख कर आओ। वह मकान देखने लायक है। कितना सुंदर, कितना बड़ा। उस व्यक्ति की बातों को सुनकर कमलेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो मन ही मन सोचता, भला माँ के पास इतने पैसे कहाँ जो यह मकान बना ले। यह व्यक्ति ही पागल होगा, कुछ भी कहकर चला गया। लेकिन मैं एक बार तसल्ली के लिए वहाँ जाकर देख आऊं क्या? कमलेश से रहा नहीं गया। वह उस मकान को देखने वहां पहुंच गया। वह जैसे ही उस मकान के पास पहुंचता है, वह देखता कि धैर्य वहां पर खेल रहा है। वह धैर्य को बुलाता और उससे पूछता, धैर्य, यह मकान किसका है? आज से पहले तो इस गांव में यह मकान नहीं था। यह मकान हमारा है भैया। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा मकान? यह कैसे हो सकता है? कमलेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो गुस्से से उस मकान के अंदर चला जाता है और वहां पहुंचकर सुमित्रा से कहता, अरे माँ, तुमने इतना सुंदर मकान कैसे बनाया? और तुमने मुझे बुलाया भी नहीं। कोई अपने बेटे को इतना पराया करता है? कौन सा बेटा? तुम मेरे कोई बेटे नहीं हो। जिस बेटे ने अपने माँ के ऊपर हाथ उठाया हो और उसे घर से निकाल दिया, वह कैसा बेटा? तुम मेरे घर से चले जाओ, यह मेरा घर है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे भी अपने घर में रह लो। मुझे तुम्हारे बिना वहाँ मन नहीं लगता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कमलेश, मैं तुम्हारे झूठे आंसू पर नहीं पिघलने वाली। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ बस इस मकान के कारण हो और तुम्हारा इस मकान पर कोई हक नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जानती हूँ कि तुम कितने लालची हो। कमलेश वहां से गुस्से से चला जाता है। वह मन ही मन सोचता, माँ को ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। माँ ने मुझे अपने मकान से निकाल दिया। वह मकान भी तो मेरा है ना। माँ की संपत्ति थी, मेरा हक बनता है। एक काम करता हूँ, जाकर महाराज को इसकी शिकायत कर देता हूँ। इससे महाराज माँ को कैद कर लेंगे और फिर वह मकान मेरा हो जाएगा। फिर कमलेश राजमहल की ओर चला जाता है और वहां पहुंचकर महाराज से कहता, महाराज, महाराज, मेरी सहायता कीजिए। आज मैं आपके पास काफी उम्मीद लेकर आया हूँ। मेरी शिकायत सुनकर मेरी सहायता कीजिए महाराज। कहो क्या बात है और तुम इतना रो क्यों रहे हो? महाराज, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, लेकिन मेरी माँ ने चोरी कर कर गाँव में सबसे सुंदर मकान बनाया है और माँ उस मकान में मुझे रहने नहीं देती। कहती है कि वह मकान सिर्फ उनका है। अरे चोरी की हुई चीज से मकान बनाकर वह उनका मकान कैसे हो सकता है? क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हारी माँ ने चोरी कर कर मकान बनाया है? महाराज, भला मैं अपनी माँ की शिकायत लेकर क्यों आऊंगा यहाँ? अगर मैं झूठ बोलता तो मैं भला यहाँ थोड़ी आता। महाराज कमलेश की बातों को सच मान लेते हैं और फिर कुछ सिपाहियों को भेजकर सुमित्रा को कैदी बना लेते हैं। जैसे ही सुमित्रा कैद में चली जाती है, कमलेश उस मकान में रहने चला जाता और फिर से धैर्य को उसके घर से निकाल देता। धैर्य रोते रोते राजमहल पहुंच जाता है और अपनी माँ सुमित्रा से मिलने की काफी जिद कर रहा था, लेकिन सिपाही उसे राजमहल के अंदर आने नहीं दे रहे थे। तभी वहां पर केशवगढ़ राज्य के महाराज विजय सिंह आ जाते हैं। वह यहाँ पर अपने मित्र राजा जय सिंह से मिलने आए थे।
वह उस बच्चे को रोता देख उसके पास जाते हैं और उससे पूछते, अरे तुम इसे अंदर आने क्यों नहीं दे रहे हो और तुम इतना रो क्यों रहे हो बेटा? मेरी माँ को इन्होंने कैद कर लिया है और अब ये लोग मुझे उनसे मिलने भी नहीं दे रहे हैं। मेरी माँ की कोई भी गलती नहीं थी। अच्छा चलो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लेकर जाता हूँ। फिर राजा विजय सिंह धैर्य को लेकर कटघरे के पास पहुंच जाते हैं। वह जैसे ही वहां पहुंचते वह सुमित्रा को देखकर हैरान हो जाते हैं और सुमित्रा से कहते, अरे सुमित्रा तुम यहाँ? कई वर्षों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें मालूम है राजकुमार को दफन करने तो कह दिया था, लेकिन महारानी को इस बात की खबर लग गई और उन्होंने आत्महत्या कर ली। तब से मेरा महल सूना पड़ गया है। कई वर्षों से सोच रहा था कि तुमसे एक बार मिलूं, एक बार तो पूछूं, क्या सच में तुमने राजकुमार को दफन कर दिया? महाराज, मैं आपकी उस आज्ञा का पालन नहीं कर पाई। मुझसे उस नन्ही सी जान की जान नहीं ली जा सकी। मैं उसे अपने घर पर अपने बेटे जैसा पाल रही हूँ। यह आपका ही पुत्र है महाराज। महाराज धैर्य की ओर देखकर धैर्य से कहते, क्या तुम सच कह रही हो? यह मेरा ही बेटा है, मेरा राजकुमार? बेटा मुझे माफ कर दो। मैं अपने मतलब में आकर तुम्हारी जान लेना चाहता था, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं तुम्हें अपने जान से भी ज्यादा प्यार करूंगा। क्या आप मेरे पिताश्री हैं? हाँ बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। महाराज धैर्य को देखकर रोने लगते हैं और फिर महाराज सुमित्रा और धैर्य को लेकर केशवगढ़ राज्य में लौट जाते हैं। और फिर सुमित्रा केशवगढ़ राज्य में ही रहकर धैर्य और महाराज की सेवा करती।